एक प्रदेश की और देश की एक बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जो वैचारिक और राजनीतिक रूप से इस प्रदेश में सक्रिय है। वो उस शख्सियत को जानते हैं। हमारे साथ आज रामेश्वर पवन जी हमारी स्टूडियो में मौजूद है। रामेश्वर पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार न्याय का प्रेरिका जी। और इनके बारे में मैं जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में था तब शायद मेरी मुलाकात उस समय जो है हुई थी आपसे, और आप उस समय शायद सरदार पटेल जी के जो है जन्म स्थान की तरफ जा रहे थे और एक पूरी टीम जा रही थी। तो मुझे सौभाग्य मिला था उस टीम को जो है वहां पे मैंने स्वागत भी किया था। रामेश्वर पवन जी उत्तर प्रदेश के जो साहित्यिक जगत है उसमें से एक बड़ा नाम है। मूल रूप से श्रावस्ती के गांव सिसवारा विधानसभा श्रावस्ती से इनका जुड़ाव है, जन्मस्थली है। जन्म 25 जुलाई 1953 को श्रावस्ती की धरती पर हुआ। शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक स्तर से शुरू होके उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय पे एमए और एलएलबी 1976-1977 के बीच हुआ, और स्पेशल केस पे इनको डबल डिग्री जो है प्रदान करने की इनको अनुमति दी गई। और सामाजिक जीवन पे ये शुरू से ही सक्रिय रहे। जब ये कक्षा 5 में थे, 5वीं कक्षा में थे, तभी उस समय जो है इन्होंने छुआछूत को लेकर शायद पहला विद्रोह किया। और एक जो है जिसको हम अनसीएबल अनटचेबल या कहें कि जो है जिन बिरादरियों के साथ छुआछूत होता था, उस वर्ग के एक लड़के के साथ कुछ अन्याय हुआ और आप लोग अपने घर पे विद्रोह किया था। उसी के साथ साथ इनकी जो पहली प्रकाशित किताब है वो अर्जुन मोह है, और पहली कविता जो है आपकी पहली जो 1972 में आपकी जो है पहली किताब आई। वैचारिक लेखन आपका जो है डॉक्टर अंबेडकर और उनका लक्ष्य 1984-85 जिससे शुरू होकर आज तक चली आ रही है। कुछ प्रमुख जो है साहित्यिक कृतियां अब मेंशन करना चाहूंगा। उस पे जो है तथागत चरित सुधा सागर है जो 2500 पेज की है, 5 खंड छप चुके हैं और शायद अभी 5 खंड अभी आना बाकी है। सरदार पटेल के जीवन पे एक मुकम्मल अध्ययन जो है रामेश्वर पवन जी के द्वारा किया गया है, और उस जो है अध्ययन में एक महत्वपूर्ण किताब है डॉक्टर अंबेडकर के हितैषी धर्मनिरपेक्ष सरदार पटेल, जिसका जो है पहला एडिशन आ चुका है और लोगों ने उसकी बहुत सराहना की है। सेकेंड एडिशन की तैयारियां हो रही हैं। जब इस प्रदेश की वीरांगना फूलन देवी जिंदा थी और जेल में थी, तो उस समय जो है आपने उनके ऊपर किताब लिखी थी दस्यु सुंदरी या स्वाभिमान की प्रेरणा फूलन देवी। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो महामना राम स्वरूप वर्मा जो आर्यक संघ के संस्थापक रहे हैं, शोषित समाज दल के अध्यक्ष रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि अंबेडकरवाद को लाने वालों में से प्रमुख जो है चेहरे रहे हैं। उन्होंने रामेश्वर पवन जी को जो है एक टास्क दिया था कि आप भागवत पुराण का एक संपूर्ण अध्ययन करिएगा और उस पे काम करने की जरूरत है। तो आने वाले दिनों में भागवत पुराण एक अध्ययन के रूप में किताब आ रही है, और वर्तमान में जो है राजनीतिक जुड़ाव आजाद समाज पार्टी काशीराम से रामेश्वर पवन जी का है, और इस समय जो है राष्ट्रीय सचिव हैं। तो सर ये इसलिए संक्षिप्त परिचय देना जरूरी है क्योंकि हम लोगों के बीच जो नायक है, हम लोगों के बीच जो साहित्यिक रूप से काम किया है, उनके बारे में जानना जरूरी है। हम सर यहीं से शुरुआत करेंगे। मैं आपके खुद के शब्दों में, मैं आपका जो शुरुआती जीवन है वहां से लेके उच्च शिक्षा तक कैसे बीता और किस तरीके से जो है कठिनाइयां उस समय आ रही थी, परिवार कैसा था और वो माहौल कैसा था जिससे आप निकल के लखनऊ विश्वविद्यालय तक पहुंचे। धन्यवाद डॉक्टर नूर जी। हाँ, मैं जिस गांव से आया, जिस परिवेश से आया, जी, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका। जिस समय मैं प्राइमरी का छात्र था, लगभग 1 दर्जन गांवों के बीच एक स्कूल था, वो मेरे गांव में था। जी, जी, बाकी आसपास के गांव में स्कूल नहीं था। घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ये घर वालों की मंशा थी। हमारे बाबा बहुत मुकदमा लड़े थे, जी, जमीन का मुकदमा कमिश्नरी तक लड़े थे। हाँ, 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 और वो कहा करते थे कि बेटवा पढ़ाई दी तो चिट्ठी पत्री जान जाए, हाँ, और वकील हो जा तो बहुत नहीं का। हाँ, हाँ, ये भाषा बोला करते। हाँ, हाँ, प्राथमिक स्कूल में जब मैं था, जी, जो परिचय में आपने बताया उस घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जी, जी,
हमारे प्रधानाध्यापक थे मौलवी मोहम्मद नजीर जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आज हमारे बीच नहीं है वो। जी उस समय कक्षा 5 की परीक्षा भी बोर्ड टाइप की होती थी। हमारी कक्षा में हमारे गांव के 2 बच्चे थे, दोनों पटेल थे मुझे लेकर के। जी बगल के गांव के 2 ब्राह्मण लड़के थे, एक क्षत्रिय का लड़का था और 2 शेड्यूल कास्ट के लड़के थे, वो और दूर दूर से गांव के थे। जब दोपहर की छुट्टी होती थी तो एक लड़का शेड्यूल कास्ट का था, तीरथ राम नाम है, आज वो भी जीवित नहीं हमारे बीच। जी पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन वो जब जाता था न उसके बाबा थे न पिता थे, विडो माँ थी, विडो दादी थी। तो 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर गांव पड़ता था, वहाँ खाना खाने जाता था। एक दिन आने में देर हो गई तो मौलवी साहब ने उसे जबरदस्त पिटाई कर दी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा होनी थी और अच्छा था पढ़ने में, इस नाते कोई दुर्भावना से नहीं। मैंने शाम को जाकर के अपने घर में बताया माँ को कि अम्मा आज मेरे दोस्त को मौलवी साहब ने बहुत मारा है। पूरी घटना बताई तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा किया करो कि दोपहर में यहाँ खाना खा लिया करें। अगले दिन जब मैं उस बच्चे को लेके गया अपने सहपाठी को, तो उसे पत्तल में खाना परोसा गया। ये जानकारी थी क्योंकि हमारे गांव रिश्तेदारी थी उसकी कि ये शेड्यूल कास्ट का लड़का है। मैंने कहा इस पत्तल में क्यों परस रही हैं, और उस पर मैं भी पत्तल लेके बैठ गया। 2 दिन तक हमने दोपहर का भोजन पत्तल में किया और इसके बाद एल्युमिनियम की थाली और गिलास मंगाए गए। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी जीत हासिल की, बहुत आंशिक जीत थी, लेकिन हमें ऐसा लगा। जी 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 और इसके बाद हमारे गांव में एक कुड़बुड़ाइन करके मैंने पूरी किताब लिखी है उन पे। कुड़बुड़ाइन बड़की दीदी, बहुत गरीब परिवार था जी 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 और पूरा जीवन बंधुआ मजदूरी में निकल गया उनका। जी 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 उन पे एक लंबी कविता हमारी है। जी जी वो दूसरों के घरों में कुटना पिसना करके जी जी और वो मतलब अपना जीवन चलाती थी। जी वो रूप से भी ऐसी थी, बड़े दांत निकले हुए, काली कलूटी सब कुछ। लेकिन मैं कक्षा 6 में बाहर चला गया था कक्षा 5 के बाद। जी, जब जी। लौट के आता था 8वें दिन, जी तो जब मिलती थी लगती थी जैसे मैं उन्हीं का बेटा हूँ, इस तरीके से चिपका लेती थी। मैंने उनके घर में भी कई बार घर वालों की चोरी से खाया खाना, क्योंकि घर वाले इसको बुरा मानते थे उस समय। इसके बाद हम फिर हाई स्कूल दूसरी जगह से हुआ। जी इंटर में मैं बहराइच में आ गया, इंटर किया, बीए किया, और जब ला करने में आया उस समय महामना राम स्वरूप वर्मा जी के संपर्क में आ गया। इसका मतलब आप 1976 77 के बाद 74 में 74 की बात 3 कर वर्ष का कोर्स होता था। जी 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 तो मैं 75 में आदरणीय वर्मा जी के संपर्क में आ गया, और उनके संपर्क में आने के बाद हमारा परिवर्तन पूरी तरीके से हो गया। और वैचारिक परिवर्तन के बाद आज हमारे बीच नहीं है। मैं उनका एक निर्देशन पूरा नहीं कर सका, श्रीमद् भागवत पुराण, जिस पर हर साल उत्तर भारत में तमाम लोग 7 दिन भागवत सुनते हैं, अपना पैसा भी देते हैं। उसमें जो कुछ लिखा हुआ है मैंने किताब में उसका उल्लेख किया है। 2 खंडों में वो गीता प्रेस से छपी हुई बहुत मोटी किताब है, दोनों का मैंने अध्ययन किया है, और उस पर एक लिखा है श्रीमद् भागवत पुराण एक अध्ययन। ये मोटी किताब जाएगी जी जी भविष्य में, हमें इंतजार भी रहेगा जी, उसका जो है। धन्यवाद। हाँ, फिर इसके बाद उच्च शिक्षा की तरफ ये वो जो रहा। जब मैं हमारे बाबा तो नहीं रह गए, जी। जब मैं बीए कर रहा था तभी उनका देहावसान हो गया। और इसके बाद छोटी छोटी नौकरियों में हमारा सिलेक्शन भी हुआ, जी। मुझे भी मैंने छोड़ा, जी और फिर हमने लॉ किया। हाँ आया था यहाँ प्रोफेसर बन के। हम्म, पॉलिटिकल साइंस में हमारे नंबर बहुत अच्छे थे। अच्छा, हमारे एक मित्र थे शालीराम वर्मा, आज जी। नहीं है एमए आपका पॉलिटिकल साइंस से हुआ? जी। वाह। तो यहाँ आने के बाद में कुछ साथियों के साथ ऐसा हुआ कि डबल डिग्री आ गई है, डबल डिग्री का। अच्छा और उसमें यही स्थिति हुई कि एमए हमने प्राइवेट किया, और पता चला कि जो मैं बीए में बहुत अच्छे मार्क्स थे, हाँ। फर्स्ट डिवीजन के, यहाँ 3rd डिवीजन में पास हुआ, हम्म, और वहीं से ये दिशा बदल गई। लेकिन जब वर्मा जी के संपर्क में आया तो उस समय सामाजिक परिवर्तन की एक धुन सवार हुई। जी 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 जी
आईएएस करके उन्होंने छोड़ दिया था। हाँ, आईएएस करके छोड़ दिया। ये हमारे ऊपर उनकी बड़ी वो छाप थी। और उसी साल मैंने 76 में बीडीओ की परीक्षा पास की दिया था, 77 में रिजल्ट निकला था, पास हुआ था। जी। मैंने घर वालों को नहीं बताया हाँ। और मैंने इंटरव्यू छोड़ दिया। वर्मा जी की यह छाप थी। वर्मा जी की छाप थी। और वकालत में गया। हाँ, हमारे सीनियर हमारे एक रिश्तेदार थे, हाँ। उस समय वो विधायक थे, जी, लेकिन विधायक थे वो जनसंघ से। जनसंघ के। तो हमारी विचारधारा अलग थी। जी। मुझे इसका भी श्रेय जाता है कि अपने गुरु जो 3 बार विधायक रहे, उनकी विचारधारा को बदल करके वर्मा जी की विचारधारा की ओर मोड़ने का मेरा श्रेय रहा है। उनका नाम जरूर यह लेना। श्री कमला प्रसाद वर्मा, जी, जी। संजोग से वो पुरानी रिश्तेदारी में भी थे। और आज मेरी बेटी भी उनके भतीजे के साथ उन्हीं तय कराई हुई शादी, उनके न रहने के 8 साल बाद शादी मैंने किया। ठीक, ठीक। तो प्रारंभिक जीवन से लेके ये आपका जो है उच्च शिक्षा तक, और फिर आपने ये बताया कि रामस्वरूप वर्मा जी के जो है प्रभाव के चलते आप भी एक सरकारी मुलाजिम बनते बनते जो है आप वहां से फिर जो है सामाजिक जीवन पे जो है आ गए। तो ये हुआ आपका अभी तक का व्यक्तिगत जीवन था। फिर मैं आपके बारे में ये जानना चाहूंगा कि वैवाहिक जीवन कब शुरू हुआ और परिवार में कौन कौन लोग हैं? वैवाहिक जीवन मैं पहली बार ही बोलने जा रहा हूँ जी, कि आपने पूछा है। जी, जी, जी। बाल विवाह होता था। हाँ, जब मैं प्राइमरी में तभी मेरी शादी हो गई। जब आप प्राइमरी में थे तभी शादी आपकी शादी हो गई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और इसके बाद जब पत्नी पहली बार आई घर, हाँ, तो चूंकि पढ़ाई लिखाई थी नहीं और मैं बिल्कुल। उस समय पढ़ रहा था। जी, जी, जी। उस समय मेरा भाई, जब मैं इंटर में था, पहली बार ये पत्नी हमारी आई, हम्म, तो वो मुश्किल से 2 साल का था। जी। काफी अंतर है हमारे उसके बीच में। हाँ। हम्म, तो पत्नी का 2 बातें उन्होंने रखी कि एक तो घर वालों से बंटवारा, हम्म। माँ बाप से अलग, और अच्छा। दूसरा पढ़ाई छोड़ना। अच्छा, ये हमने पत्नी कहा- की तरफ से पत्नी आया। का हमने कहा हाँ। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। हाँ। और अंत में वो शादी टूट गई है, इसलिए अच्छा, अंत में वो शादी टूट शादी गई। टूट गई। मतलब शादी हुई, हाँ। लेकिन उसके बाद इस शर्त की वजह से वो शादी हाँ। टूट गई। अच्छा, अच्छा। फिर? दोनों ऐसे दिन थे जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता था। हाँ, हाँ, हाँ। फिर इसके बाद ला करने के बाद में हमारी शादी 82 में बस्ती से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। और आज वो 2 साल पहले एक्सपायर कर गई, 5 फरवरी कर गई। 2025 को। 2025। 2025 को हम्म। एक्सपायर कर गई। ये पारिवारिक जीवन है। 3 बच्चे हैं, जी, 2 जी। बेटियां हैं, एक जी। लड़का है। जी। बेटियां मतलब एक लड़की तो टीचर के रूप में पढ़ा रही है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में। जी। मेडिकल डिग्री उसने भी लिया है अलग से। हाँ। बड़ी लड़की जो है जी। वो एमए बीएड किया है। जी। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाया था पहले, जी। जी। बाद में एमए बीएड किया उसने। जी। लेकिन अभी उसकी भी तैयारी ही चल रही है, जी। सिलेक्शन नहीं। जी। जी। सबसे छोटा हमारा बेटा है, हाँ। जिसने अभी मेडिकल की डिग्री ली है, इस समय इंटर्नशिप कर रहा है। जी। 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 ये छोटा सा जी, पारिवारिक जी, अभी बिल्कुल। संयुक्त परिवार है हमारा। बढ़िया, छोटे भाई बहुत परिवार। अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि ये किसी भी जो है साहित्यिक जो है एक व्यक्तित्व है, उसके बारे में उसका पारिवारिक जीवन कैसा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक एक होता है, एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया जाता है सामने, समाज के सामने, और परिवार की कुछ चीजें अलग चलती है, तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है। दूसरे एंगल पे आता हूं कि साहित्य से जुड़ाव कैसे शुरू हुआ, और आप इस समय 60 से ज्यादा किताबों के लेखक हैं, कविता है, कहानी है, लेख हैं, काव्य है। तो ये यात्रा कब शुरू हुई और कब इस पे से ऐसी गंभीरता आ गई कि आप फिर इस समय पूरे देश में एक जाने माने जो है एक साहित्यिक व्यक्तित्व बन गए? ये एक यात्रा के बारे में मैं चाहूंगा आप हमारे जब मैं दर्शक। कक्षा 6 में था, हाँ। उस समय जी। मेरे क्लास का एक लड़का, हाँ। वो कोई एक कविता लिख करके लाया अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उसने कहा कि ये कविता हमने लिखी है। अच्छा, 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 लो, अच्छा। अपने को बताया, हाँ, हाँ। जबकि मैं जानता हूँ कि कहीं से नकल की हुई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैंने उसी को देख करके कविता एक टूटी फूटी थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा देखो मैंने भी लिखा है। अच्छा, 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 अच्छा। वो रियल में कविता तो नहीं थी, हाँ। लेकिन एक उसकी शुरुआत कह सकते हैं। शुरुआत है। फिर इसके बाद हिंदी हमारी बहुत अच्छी थी जी, जी, जी। शुरू से।
जी। जब मैं इंटर में पहुंचा हाँ। तब मैंने कविता थोड़ा सा लिखना शुरू किया, वही तुक भिड़ा करके इधर उधर का। लेकिन कुछ चीजें लोगों को, हमारे साथियों को अच्छी लगती थी और उनको मैं सुनाया करता था। जब बीए में था तो मेरी पहली कविता, उस कविता की लाइन थी, है कौन अति थाने वाला जिसके स्वागत में ये सूरत, चमकाता उन्हीं का रचकण, लेकर कर में किरणों की माला, है कौन अति थाने वाला। ये स्वतंत्र भारत में साप्ताहिक में जी जी 1974 में छपी थी। 1974 में छपी थी। फिर मैं जब ला करने आया हाँ। तो यहाँ मैगजीन निकलती थी। मैगजीन में हमारी एक पॉलिटिकल लेख छपा था। कौन सी मैगजीन थी, क्या याद है? वो मैगजीन थी यहाँ कॉलेज की मैगजीन थी। अच्छा, कॉलेज की मैगजीन थी। और उसमें वार्षिकी जो थी उसी में छपा था। जी जी। हमें याद है उस समय विधायक का नाम याद है, पार्टी नहीं याद है। हाँ। बलवान सिंह यादव। अच्छा, उन्होंने शायद दल बदल किया था। हाँ। तो दल बदल पे ही हमारा ये लेख उस समय छपा था। जी जी। ये 75 या 76। जी 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 जी। वर्मा जी के संपर्क में आ चुका था। जी जी जी। इसके बाद यहाँ के जाने के बाद फिर मैंने संगठक जो अर्जक पेपर निकलता था उसमें भी लिखना शुरू किया। उसी समय मानवर कांसीराम जी ने बामसेफ का गठन कर चुके थे वो 78 में। हमारे जिले में 80 में कुछ लोग शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी एक साथ बैठते थे। चूंकि मैं अर्जक पेपर मंगाता था और कोई ओबीसी का आदमी भी अर्जक पेपर नहीं लेता था। उस समय शेड्यूल कास्ट के लोग ही लेते थे। तो उनके संपर्क में आया, बामसेफ की मीटिंग में जाता था। तो बामसेफ उसका एक पेपर निकलना शुरू हुआ, बहुजन संगठक। उसमें हमने लिखना शुरू किया। DS4 बना 81 में दिसंबर में, मुझे अध्यक्ष बना दिया गया। और फिर बसपा बनी तो 84 में बसपा का भी मैं अध्यक्ष हो गया। जिले का किसका? जिले का। अच्छा, जिले का। हाँ। और इसके बाद में हमने फिर ताबड़तोड़ सामाजिक मीटिंग है, राजनीतिक मीटिंग है। DS4 मीटिंग है तो केवल सामाजिक। फिर इसके बाद अर्जक संघ से आज तक मेरा जुड़ाव है। जी जी जी। अर्जक विचारधारा को मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में फॉलो किया। 4 भतीजियां, 2 बेटियां, 2 भतीजे, 1 बेटा, जिसमें से 6 लड़कियों की शादी मैंने अर्जक पद्धति से की। लड़के की शादी अभी 2 साल पहले विधायक हैं इस समय इंद्राणी वर्मा भिंगा से। जी जी। और वो उनकी लड़की जिला पंचायत अध्यक्ष भी थी उस समय जब शादी तय हुई। अच्छा अच्छा। मैंने एक ही शर्त रखी थी कि मैंने न लड़कियों की शादी में अगर किसी ने दहेज मांगा, वहां मैंने शादी नहीं की। बिना दहेज के 6 लड़कियों की शादी की है। लड़के में भी हमें पैसा नहीं चाहिए। एक शर्त केवल है कि शादी हमारे पद्धति से होगी, शादी में कोई समझौता नहीं होगा। जीवन के हर क्षेत्र में मैं प्रयास करता हूँ कि अर्जक संघ को व्यावहारिक रूप से जीने का प्रयास मेरा है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जिस तरीके से वर्मा जी का जो है असर आपके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहा, इसके बाद आपने अपने परिवार में भी जो भी वैवाहिक संबंध हुए वो भी आपने अर्जक पद्धति से ही कंप्लीट किया। बहुत महत्वपूर्ण जो है एक परिघटना रही है। रामेश्वर जी, आप युवावस्था में ही रामस्वरूप वर्मा जी और अर्जक संघ से आप जुड़ गए थे, और आप इसका मतलब आप 1976 के आसपास, 74 के 75 में पहली बार। ओके। और रामस्वरूप वर्मा जी का देहावसान 1998 के 2002। इट मीन्स आप 23 साल उनके जीवन को आपने देखा है और आप उनके एक तरीके से अनुयायी रहे हैं, उनके फॉलोअर रहे हैं। मैं आपकी नजरों से रामस्वरूप वर्मा को जो है अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो क्या थे, क्योंकि अब क्या है कि उनके बारे में कुछ कुछ जो है लेख हैं, कुछ अनुश्रुतियां हैं, कुछ कहावतें हैं कि वर्मा जी ऐसे थे। वर्मा जी का जो लेखन है उसी से ज्यादा लोग जाने हैं। मैं आपके जो है शब्दों में जानना चाहता हूं कि वर्मा जी किस तरीके के व्यक्तित्व थे और उनका उत्तर भारत में किस तरीके से प्रभाव पड़ा। महामना रामस्वरूप वर्मा जी एक तो मौलिक विचारक थे जी। बहुत सारे लोग जोड़ते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में आकर परिवर्तन हुआ, उनको पढ़ा तो परिवर्तन हुआ। महापुरुषों को पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन वो मौलिक विचारक थे। मेरा भी यही मानना है। उनका व्यक्तित्व सबसे अलग है। और मैं एक आपसे भी भेंट होगी, आचार्य रामलाल एक सिधौली से विधायक रहे। अच्छा। उनकी घटना, उनकी कही हुई घटना, अभी वो जीवित है, लखनऊ में है।
हाँ। मैं वो बताना चाहता हूँ। हम्म, हम्म। आचार्य रामलाल जी जब संपर्क में आए तो कांग्रेस के विधायक थे। अच्छा अच्छा। वर्मा जी सदन में बोले, उससे इतना प्रभावित हुए हाँ कि फिर हाँ उससे मिलने उनके आवास पे गए। हाँ 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 बातचीत हुई, संपर्क में आ गए। हाँ। कांग्रेस के विधायक रहते हुए वर्मा जी वो अपना टीएडीए वाला भर रहे थे, हम्म। तो उन्होंने बृहस्पतिवार का जाना दिखाया। हम्म आचार्य रामलाल जी बैठे थे बगल में, उन्होंने कहा वर्मा जी गलत हो गया। हम्म वर्मा जी नहीं बोले। हम्म फिर दोबारा उन्होंने कहा, तो कहा हम्म क्या गलत हो गया? हम्म कहने अगर आप शुक्रवार भर देते तो टीएडीए पूरा मिल जाता। हम्म अब आप अगर बृहस्पति भर दे रहे हैं तो हम्म टीएडीए आपको मिलेगा नहीं है शनिवार और शुक्रवार का। हम्म वर्मा जी ने कलम रखी, हम्म कहा आचार्य जी, हम्म जो बात मैं सदन में बोलता हूँ, हम्म मंच पर बोलता हूँ, हम्म। अगर मैं ही फॉलो न करूँ हाँ, तो फिर मेरे बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब। और ये चीज उनमें तब दिखाई दी जब विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाया गया और उसका सदन में विरोध किया वर्मा जी ने, हम्म, और फिर वो बढ़ा हुआ भत्ता उन्होंने नहीं लिया। नहीं लिया। तो वो जो कहते थे करते थे, हम्म आप चाहे जितनी अच्छी बात कहिए, तालियां तो आपको मिल सकती हैं, लेकिन अगर आचरण में आपने नहीं उतारा हम्म तो दूरगामी नहीं हो सकता और फिर वो अस्थायी नहीं हो सकता। हम्म। आपके समय पे रामस्वरूप वर्मा जी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत की बड़ी शख्सियत बन चुके जी। थे। उस समय विधानसभा में कैसे जलवा होता था, किस तरीके से न्यूज़पेपर उनको कवर करता था, सकारात्मक रूप से कवर करता था कि नकारात्मक रूप से, और जो बौद्धिक समाज था, जो बहुजन समाज एक बनने का प्रयास था, वो किस तरीके से रामस्वरूप वर्मा जी के विचारों को लेता था? देखिए वर्मा जी जब बोलते थे सदन में, हाँ सदन में बोलते तो मैंने नहीं सुना उनका, जी कभी जी। गया नहीं। हाँ हाँ लेकिन वो जब बोलते थे तो सारे लोग, विरोधी भी, हाँ विधायक अपने तो बहुत कम होते थे, हाँ शेड्यूल कास्ट के कुछ विधायक थे, कुछ बैकवर्ड थे, सारे लोग उसी रंग में रंगे हुए थे, जी अपनी जी। पार्टी को अकेले विधायक होते थे। हाँ। तो सदन में पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं कि सुई डाल दो तो आवाज करे, हम्म उस तरीके से तन्मयता से लोग सुनते थे। हम्म उनके द्वारा जो कुछ वक्तव्य दिया गया जी। उसमें कटने लायक कुछ नहीं था। हम्म प्राइवेट बिल भी पेश किए, हम्म लेकिन उसको लागू नहीं करते थे। लागू नहीं करता। और जरूरत होती थी हम्म तो जो फॉरवर्ड के विधायक भी थे हम्म वो भी वर्मा जी से सलाह लेने आते थे। और वर्मा जी का व्यक्तित्व ऐसा था, हम्म वो सही राय उनको भी देते थे हम्म जो उनके पास आता था। हम्म वर्मा जी ने कभी मनुवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने सीधे ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद का बात किया। और ब्राह्मणवाद को कहा कि ब्राह्मणवाद से मतलब केवल जाति नहीं, हाँ हाँ ब्राह्मणवाद उस ग्रंथ से निकला है जिसको ब्राह्मण कहते हैं, वहां से वर्ण व्यवस्था शुरू हुई है। इस नाते वो ऊंच नीच का प्रतीक है। ब्राह्मणवाद का मतलब है ऊंच नीच भेदभाव, इस रूप में प्रयोग करते हैं। जी जी। मैं इसलिए क्योंकि आप जो 1975 से 1998 के बीच आप लगातार उनसे जो है संपर्क में रहे हैं, ये लगातार ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो 3 बड़ी शख्सियत रही हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया है, चाहे वो रामस्वरूप वर्मा जी हों या पेरियार ललई यादव हों, या उनके साथ एक और विधायक होते थे मंगल देव, कुछ ऐसे नाम था, मंगलदेव इशारत। मंगल देव विशारद जी, वो पूर्वांचल से शायद रहे हैं। हाँ। तो ये इनके समय पे जो एक राजनैतिक परिवर्तन हो रहा था, साथ साथ ही वैचारिकता भी बहुत मजबूत थी और लगातार लेखन कार्य भी हुआ रामस्वरूप वर्मा जी का। तो रामस्वरूप वर्मा जी और पेरियार ललई यादव और मंगल देव विशारद ये जो तिकड़ी थी, और फिर इस तिकड़ी को का मिलान होता है वहां पे बिहार से, बिहार लेनिन जगदेव बाबू से। उस 1972 में शायद जगदेव बाबू थे उस समय जब हाँ थे। थे। तो सर वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब इतनी बड़े बड़ी शख्सियत थी तो उस समय का माहौल कैसा था जो है, और किस तरीके से प्रभावित कर रहे थे ये समाज को? वर्मा जी और जगदेव बाबू हम्म, दोनों लोग डॉक्टर लोहिया की पार्टी से जुड़े। हाँ। वर्मा जी कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी से कभी नहीं जुड़े। कभी नहीं जुड़े रहे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से तो वर्मा जी की मुलाकात ही इसलिए हुई है कि डॉक्टर लोहिया की पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जी।
बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बीच कुछ पत्र व्यवहार हुआ, जी जी और उसमें तय किया था, इन लोगों ने मन बनाया था जी। कि जो 57 का चुनाव होगा, हाँ। 1957 का, हाँ उसमें हम लोग आपस में सीटों का तालमेल करके लड़ेंगे। हाँ हाँ इसी आधार पर डॉक्टर लोहिया ने हाँ वर्मा जी को अपना प्रतिनिधि बना के कि जी। ये बात आप बढ़िया कर सकते हो, हाँ। मुझसे अच्छा बात कर सकते हैं आप, इसलिए उनको भेजा था। हम्म उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के निकटतम सहयोगी थे डॉक्टर भगवान दास, जो पंजाब के मूल रूप से रहने वाले थे, जी जी जी। और एक नाम था डॉक्टर छेदीलाल साथी, छेदीलाल साथी। यूपी। जी 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 जी। ये उधर से मध्यस्थता कर रहे थे, और मामनाराम स्वरूप वर्मा जी डॉक्टर साहब से मिले हैं, जी। वार्ता हुई। जी दुर्योग ये था कि 56 में ही डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच नहीं रह गए, और वो समझौता नहीं नहीं हो पाया। मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता जी, हूँ। जी। जिस तरीके से डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अम्बेडकर नजदीक आए, हम्म बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रह गए। हम्म, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ, जी। या जिस समय देश की स्वतंत्रता मिली, हम्म स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हम्म दोनों के बीच, बल्कि थोड़ा सा और पहले से, हम्म बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार पटेल भी नजदीक आए, जिसका उल्लेख कम किया जाता है। दुर्योग ये था कि 1950 में हमारे बीच सरदार पटेल नहीं रह गए, अन्यथा वो होते तो उस समय भी स्थितियां बहुत कुछ बदल गई होती। और इसी को लेकर के जब गलत ढंग से आरोप लगाया जाता है सरदार पटेल पर कि सरदार पटेल ने उनको चुनाव नहीं जीतने दिया, और सरदार पटेल ने ऐसा कहा, उसी पर मेरी वो किताब है विशेष रूप से। बहुत बढ़िया। मैं फिर से उस सवाल पे आता हूँ कि ये जो आज के समय पे जो है उत्तर प्रदेश में अर्जक संघ को फिर से दोबारा रिवाइव करने का लोग सोच रहे हैं। मतलब अर्जक संघ एक संगठन के रूप में उसका एक निश्चित दायरा है। जो अर्जक संघ के विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहा है, उसमें मैं उत्सुकता देख रहा हूँ। अभी पिछले महीने 30 मई को एक हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा अर्जक संघ की स्थापना दिवस पर। अर्जक संघ भारतीय संस्कृति का वाहक, और मैं पवन जी आपको बताऊं कि उम्मीद से बेहतर वो प्रोग्राम हुआ, और 4 घंटे तक लोग सुनने के लिए वहां पे तैयार रहे। तो ये जो परिवर्तन हुआ उस समय, राम स्वरूप वर्मा जी, पेरियार लाला यादव, जगदेव बाबू, इस इस परिवर्तन का महत्व कैसे आप रेखांकित करेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति के अंदर जो है? देखिए, इसका तो एक बड़ा प्रभाव रहा है जी। और एक नाम इसमें छूट जा रहा है, चौधरी महाराज सिंह भाटी। चौधरी महाराज जब अर्जक संघ का नाम लेते हैं, जी जी, या शोषित समाज दल का नाम लेते हैं, हाँ। तो पेरियार ललाई सिंह यादव तो खैर शोषित समाज दल में कभी नहीं रहे। जी जी जी, अर्जक संघ का केवल काम किया। हाँ हाँ। और बिहार में बहुत बड़ा काम किया जगदेव बाबू। जगदेव बाबू और मामनाराम स्वरूप वर्मा के बीच जो बेसिक अंतर था, जी, वर्मा जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, हाँ। और जगदेव बाबू बिल्कुल क्रांतिकारी मिजाज के थे। जी जी, और फिर इसी नाते उनकी वो घटना घटित हुई। हम्म, तो उसी समय अगर ये बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री बने बिहार में, जी जी, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इस विचारधारा का था, इस अर्जक विचार- विचारधारा का। जी जी, और आज तक जो परिवर्तन होता चला आया बिहार में, जो चल रहा है, जी जी, उसमें उसकी जड़ में अर्जक संघ और शोषित समाज दल आज भी है। चाहे वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी बन गए हो, राबड़ी देवी को बना दिया हो, जी। या आज चाहे जैसे हो, मैं नहीं जानता, जो सम्राट चौधरी बने बैठे, वो मजबूरी अर्जक संघ की है। अर्जक संघ आज भी वहां यूपी से ज्यादा मजबूत यूपी से ज्यादा मजबूत है, झारखंड में भी बहुत जी, मजबूत बहुत मजबूत